हेलो स्टूडेंट्स। सो हम 10th क्लास का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आज रीड करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट में आपको एक पिक्चर दिखेगी। आपको ये पिक्चर ड्रॉ की है आपके फ्रेडरिक शार्यू ने 1848 में, ठीक है। और इस पिक्चर में एक ड्रीम दिखाया हुआ है कि सभी जो कंट्री हैं यूरोपियन कंट्री, वो सभी क्या चाहते हैं, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है। यानी कि हमारे पास डेमोक्रेसी जो मोनार्ची है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। यानी कि जो राजा के रूल होते हैं, मोनार्की मीन्स जो राजा रूल करता है, टैक्स बढ़ाता ज़्यादा, मतलब उनको डिक्टेट करता, वो सभी ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की कंट्री है इसमें, ठीक है। आपका यूरोप है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है आपका, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, ठीक है। ये सभी कंट्री मार्च कर रहे हैं कि हमें आपसे, यानी कि जो भी राजा का मतलब जो भी शासन है उसे हम ख़त्म करना चाहते हैं, और डेमोक्रेटिक जो भी रिपब्लिक है वो हम लाना चाहते हैं। और इसको कौन लीड कर रहा है, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, जो पहले से ही क्या है, वो पहले से ही क्या हो चुके हैं, उनको आज़ादी मिल चुकी है और उनके पास डेमोक्रेसी आ चुकी है, ठीक है। वो इस जो मार्च को है लीड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो इससे आगे है। अब जर्मनी है, डिफरेंट टाइप के फ्लैग दिख रहे होंगे आपको, देखो ब्लैक, वाइट, गोल्ड, ये सभी डिफरेंट टाइप के फ्लैग है डिफरेंट कंट्रीज़ के, ये सभी जो है मिल के, ठीक है, एक वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक लाना चाहते हैं अपने यूरोप में, ठीक है। अब एक वर्ड है इसमें एब्सोल्यूट। अब इन्होंने एक वर्ड का यूज किया है एब्सोल्यूट। इसका मीन्स है कि एक गवर्नमेंट और सिस्टम रूल दैट नो हैज रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, हम ऐसी गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें हम इक्वली राइट, जो भी हमारे लॉ है सभी के लिए इक्वल हो, ठीक है। किसी के लिए रिच हो, कोई चर्च का पादरी हो, उसके लिए किसी के लिए भी अलग से कोई लॉ ना हो, सभी के लिए इक्वल हो, ठीक है। और ये मेनली टर्म इन हिस्ट्री रेफर्ड फ्रॉम द मोनार्कल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स ये जो हिस्ट्री में जो वर्ड है मोनार्ची, ठीक है ना, ये ज़्यादातर गवर्नमेंट जो आपके मतलब 18 से पहले की गवर्नमेंट रही है, जिसमें राजा का ही रूल होता। लेकिन अब क्या हुआ, यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने के बाद अब जो पूरा यूरोप है वो आज़ादी चाहता है, फ्रीडम चाहता है, ठीक है। और एक विजन लेके चल रहे हैं जो ये सभी है ना, जो एक विजन लेके चल रहे हैं, यूटोपियन विजन, ठीक है। यूटोपियन है तो ये आपका इमेजिनरी विजन, जिसमें आइडियल क्या है कि सभी के लिए इक्वल लॉ, ठीक है ना, और सभी को इक्वली जॉब, इक्वली राइट सभी के। लेकिन इमेजिनरी विजन है इनका, ठीक है, उसी को लेके ये मार्च कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी मूवमेंट होता है, जैसे हम आज़ादी के लड़ते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या लेके चलते हैं कि हम फाइट आज़ाद होंगे, ठीक है। आज़ाद के बाद जो चीज़ होगी वो बाद की बात है, ठीक है। तो ये अपना एक विजन लेके चले हुए हैं। इनमें इनका लीड कौन कर रहा है, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और जो ये पिक्चर बनाई थी तब तक तो जर्मनी आज़ाद भी नहीं हुआ था, ठीक है ना, मोनार्ची से, ठीक है। उस टाइम जो आपके ये फ्रेडरिक शार्यू हैं, उन्होंने ये पेंटिंग बना दी थी, ठीक है। अब जर्मनी के पीछे कौन कौन सी कंट्री चल रही है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, लम्बर्डी और पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, ये सभी कंट्री पीछे चली हुई है एक ही रीजन से कि हमें आज़ादी चाहिए। और ऊपर आप देख सकते हो ये वाला ये जीसस क्राइस्ट को दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जीसस क्राइस्ट, जो उनके गॉड हैं सभी, वो क्या कह रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं उनकी, ठीक है। जो सन्स हैं, एंजल है, वो सभी सीन देख रहे हैं और उनको प्रेज कर रहे हैं कि वो एक गुड वर्क कर रहे हैं। तो उनको वो क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, उनको अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो ये शुरू हो चुका था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप में फैलती चली गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब बात करें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे फर्स्ट पॉइंट,
द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट 1789 में, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी? 789 में। ऑन द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, सबसे पहला जो भी आज़ादी का सबसे जो पहला यूरोप में वर्क हुआ था, जो रेवोल्यूशन हुई थी, वो 1789 में हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का ये सभी एंटायर यूरोप में फैल गया, ठीक है। फ्रेंच पीपल डिमांड क्या करने लगे? एक ही डिमांड थी, अबोलिशमेंट ऑफ मोनार्की। जो भी राजा है उसका जो भी मतलब उसको हटा के हम एस्टेबलाइज करेंगे डेमोक्रेसी, यानी कि अब राजा राज नहीं करेगा, जो पीपल्स हैं हमारे वो ही राज करेंगे। डेमोक्रेसी फॉर द, अभी आप 9th क्लास में पढ़ के भी आएंगे, फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में वही होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो इन्होंने डिमांड की। मेजर चेंज क्या हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में? मेजर चेंज अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या चेंज हुए थे, ठीक है। अब है लापित्रे एंड ले सिटिजन्स, मीन्स लापित्रे मीन्स होता फादर लैंड एंड ले सिटिजन्स मीन्स द सिटीजन्स, ठीक है। जो सिटीजन्स हैं, फादरलैंड और सिटीजन, ठीक है। एम्फसाइज यूनाइटेड कम्युनिटी एंड इक्वल राइट, यानी कि हमारी लैंड है और जो हम सिटीजन्स हैं, ठीक है। और हमारी जो भी कम्युनिटी है, चाहे आप जैसे हमारे इंडिया में कम्युनिटी अलग अलग है, तो फ्रांस में कम्युनिटी अलग थी, ठीक है, उस टाइम की बात है। और तो सभी के लिए इक्वल राइट हो। राइट्स में जैसे जॉब के लिए आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। इक्वल राइट सभी के लिए, न कोई रिच है तो उसके लिए कोई स्पेशल राइट्स ना हो, पुअर है तो उसको कम राइट्स क्यों हैं, यानी कि ये चीज़ मेजर चेंज हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो आगे है पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। जो पावर है वो किसको दी जानी चाहिए? राजा से लेके कॉमन पीपल तक, ठीक है। राजा से हटा के, हाँ, क्योंकि ये हमारी लैंड है और हम ही आपको खाना भी प्रोवाइड करते हैं, जो पेजेंट्स है सभी उसमें आगे कॉमन पीपल में, रिच पुअर, तो हम अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे, कौन? कॉमन पीपल। ये भी कहा गया। इंट्रोड्यूशन न्यू फ्लैग क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो जो यूरोप कंट्री बहुत बड़ी कंट्री है, डिफरेंट टाइप के कल्चर है, डिफरेंट टाइप का मतलब कंट्री है आपके, तो डिफरेंट टाइप का कल्चर हो, रिलीजियस है, सभी के अलग अलग डिफरेंट फूड है, तो उनका सबका एक अलग अलग फ्लैग भी है। लेकिन अब वो क्या चाहते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही फ्लैग हो, ठीक है, न्यू फ्लैग। नेक्स्ट है फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। अब फ्रेंच है वो हमारी एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे इंडिया की हिंदी है ना, हिंदी चाहते हैं सभी, तो कोई चाहता है तमिल, लेकिन जहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा होती है वही लैंग्वेज चूज की जाती है, ठीक है। तो फ्रेंच वाले क्या चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज क्या हो? नेशनल लैंग्वेज। न्यू नेशनल एंथम। अब इंडिया हर कंट्री का अपना नेशनल एंथम है, उन्होंने कंपोज किया, ठीक है। और ओथ मीन्स हम शपथ लेते हैं, ठीक, कि हम अपने देश की डेवलपमेंट करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको भी हम डेंजर्स में नहीं, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई भी ऐसा वर्क नहीं करेंगे कि हमारी नेशनल को उसको नुकसान हो। तो उन्होंने ये चीज़ भी की। अब क्या किया उन्होंने? स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। जो भी स्टेट जनरल हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने, एक जनरल थी जहाँ पे क्या होता था, कोई भी रूल राजा मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड, थर्ड स्टेट तीनों को बुला के क्या करता था, अपने मतलब एक तरह से बिल पास करता था। तो वो जनरल स्टेट इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, जो भी इसमें जाएंगे, अब पहले तो राजा था, अब जो भी जाएंगे पीपल्स वो कॉमन पीपल होंगे, ठीक है। वही डिसीजन लेंगे, वही अप्लाई करेंगे और वही लॉ बनाएंगे। और एक रीनेम नेशनल असेंबली, और एक नेशनल असेंबली बनाई गई, ठीक है। एक न्यू नेशनल असेंबली बनाई गई। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी वर एबोलिश्ड, मीन्स जो कस्टम ड्यूटी थी, अब नेशन है यूरोप में तो कंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो अब हम एक कंट्री होना चाहते हैं, तो टैक्स किस बात का देंगे हम, ठीक है। टैक्स तो तब देते हैं जब कोई बाहर से, जैसे अमेरिका से कोई मतलब कोई गुड्स आ रही हैं तो उसका कस्टम देते हैं, लेकिन अब तो हम एक होने जा रहे हैं,
तो हम कस्टम्स क्यों दें, तो ये चीज़ भी हटाई गई, जो कस्टम ड्यूटी टैक्स था वो भी हटाया गया। नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रोड बाय फ्रेंच आर्मी, जो आइडिया था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था आर्मी से, अब वो क्या आइडिया डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, ठीक है। इसी वजह से आपके पूरे यूरोप में क्या हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद अब यूरोप भी पूरा क्या चाहता है कि हम मोनार्की से अलग हो जाएं और हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, होने लगी। अब ये सिर्फ मेन फैक्टर थे किसके, आपके मेजर चेंज हुए थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब क्या हुआ 1799 में, ठीक है। अब हम बात करेंगे 10 साल बाद, यानी 1789 की बात कर रहे थे क्या चेंज हुए थे। अब 10 साल बाद क्या होता है, नेपोलियन सीज्ड पॉलिटिकल पावर, क्योंकि अब ये नेशन बनी नहीं होती, उसके लिए फाइट ही कर रहे थे। तो अब अचानक से कौन आ गया, नेपोलियन ने जो पावर अपने हाथ में ले ली, ठीक है, पॉलिटिकल पावर, और एक सिविल कोड लॉन्च किया 1804 में, नेपोलियन कोड भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट 2 पॉइंट थे, ठीक है। इसमें क्या किया उसने, स्टेबलाइज्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मीन्स उसने जो प्लस पॉइंट, जो पॉजिटिव पॉइंट्स ने रखे और कुछ नेगेटिव। अब क्या उसने जो लॉ है, चाहे वो रिच हो पुअर हो, एनी टाइप ऑफ रिलीजियस पर्सन हो, तो उसके लिए सभी के लिए इक्वल लॉ है। ये नहीं कि कोई चर्च का पादरी है तो उसे छूट दी जाए, कोई नोबेलिटी है तो उसे भी छूट दी जाए, जो बिजनेसमैन है उसे छूट दी जाए, नहीं, सबके लिए इक्वली लॉ, ओके। राइट टू प्रॉपर्टी, अब उसने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी जन्म लेगा हमारे यूरोप में उसे राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि कोई लैंड या फिर कोई हाउस दे दिया, कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है, उसको मिलेगी। फ्यूडल सिस्टम एबोलिश, मीन्स जो जमींदार, बड़े बड़े जमींदार गुलाम बनाते थे पीजेंट्स को, उसको ख़त्म किया उसने, ठीक है। फ्रीड पीजेंट्स, फ्री किया, ठीक है, जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, लो क्लास थे, वही चीज़ है ये, फ्रॉम सफरडम, जो सफ़र कर रहे थे उन चीज़ों से। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन फॉर रिमूव्ड, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मीन्स जो ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आप दे रहे थे, मतलब अपने ही किसमें, कंट्री में, ठीक है, उसको उसने हटाया। अब क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसने उसको क्या किया, इम्प्रूव किया। तो ये तो उसके प्लस पॉइंट थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो गुड्स वगैरह आएंगी हमारे कंट्री में, ठीक है। तो उसको उसने क्या किया, उसने उसको मतलब डेवलप किया और इम्प्रूव किया। माइनस पॉइंट क्या थे, इंक्रीज टैक्स। अब आप एक तरफ तो प्लस पॉइंट दे रहे हो कि इस सभी के लिए ला है, इक्वली है प्रॉपर्टी, लेकिन आप टैक्स इंक्रीज कर रहे हो, खाने के यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, ठीक है, यानी खाने को है नहीं हमारे पास और आप टैक्स इंक्रीज कर रहे हो, तो हम कहाँ से दें। तो उसने ये काम किया, इसका नेगेटिव पॉइंट था। सेंसरशिप वर इम्पोज, अब क्या किया उसने, सेंसरशिप मीन्स जो भी प्रेस वगैरह उसके बारे में न्यूज़पेपर में कोई गलत छापेगा वो उसे मरवा देगा, ठीक है, तो हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये उसके माइनस पॉइंट थे। फोर्स टू जॉइन आर्मी, उसने क्या किया, जो पीपल्स थे जो उनको फोर्सफुली अपनी आर्मी में ज्वाइन करवाया। ये ऐसा तो होना ही चाहिए, हम अपनी मर्जी से अपना जो भी प्रोफेशन है वो चूज कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम उनको फोर्सफुली क्या कर रहा था, आर्मी में ज्वाइन करवा रहा था, तो ये तो होना नहीं चाहिए। इस वजह से जो अदर नेशन है, यानी कि 1815 की बात कर रहे हैं अब, ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, क्योंकि जो अदर नेशन है मतलब प्रूसिया, रूसिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और अदर कंट्री मिलके क्या किया, नेपोलियन से फाइट की, क्योंकि अभी तक तो उन्हें नेशनल स्टेबलाइज भी नहीं हुई थी और नेपोलियन ने आके जो भी पावर अपने हाथ में ले ली। तो ये तो गलत है, क्योंकि फाइट तो हम अपने लिए कर रहे हैं, तो ये कौन आता है बीच में आने वाला। तो उसके जो रूल रेगुलेशन बनाए वो उन्होंने पसंद नहीं आए, तो इसी वजह से एक फ़ाइट हुई, उसे कहा गया बैटल ऑफ वाटरलू बिटवीन नेपोलियन एंड रसिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ये कंट्री थी और अदर कंट्री। फिर इसमें नेपोलियन को क्या हुआ, फाइट में हरा दिया गया, ठीक है।
और एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। इसमें जो भी पावर थी वो बोरबोन डायनेस्टी को वापस दे दी गई, रिस्टोर कर दी गई, ठीक है। जो पहले फ्रेंच में पढ़ी होगी आपने, जो पावर थी वापस बोरबोन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दी गई, यानी कि वापस दे दी गई। अब आपने देखा इसमें क्या क्या चीज़ हुई, ठीक है। यानी कि फर्स्ट 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या डिमांड हुई थी। तो 1799 में नेपोलियन आ गया, तो उसने पावर को अपने कैप्चर कर लिया, ठीक है। और फिर जो कंट्री उनको वो पसंद नहीं आया सिस्टम, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ, पूरे यूरोप में ये नेशनलिज्म की वेव दौड़ रही थी, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।